Good morning, students. Today we will start a new chapter of internal trade. 9.1. What is the meaning of internal trade? Internal trade is a very important topic. Okay. ये होता क्या है इंटरनल ट्रेड? इंटरनल ट्रेड का मीनिंग है, पहले मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूँ थोड़ा सा ब्रेक करके। इंटरनल का मीनिंग हो गया जैसे हम किसी भी अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है, और ट्रेड का मीनिंग हमारा हो गया एक तरह से बिजनेस। तो यहाँ पर इंटरनल ट्रेड मतलब हम किसके अंदर के बिजनेस की बात कर रहे हैं, हम कंट्री के अंदर की बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, ट्रेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। मतलब ये कह रहा है, अगर कंट्री की आपने एक तरह से आपने कंट्री की अगर डेवलपमेंट करनी है, किसकी, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट करनी है, तो जो ये ट्रेड है बड़ा इंपॉर्टेंट बताया गया। अब ट्रेड का मीनिंग क्या है? ट्रेड का मीनिंग है गुड्स को या सर्विसेज को आपने परचेज करना या फिर सेल करना। क्यों? ताकि आप प्रॉफिट को अर्न कर सको। ठीक है। अब जो ट्रेड है ना, ये वाला, ये एक तरह से कंट्री की बाउंड्रीज के बीच मतलब बाउंड्रीज के अंदर होता है। मतलब कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर अगर हम कोई भी बिजनेस करते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड। ठीक है। इस इंटरनल ट्रेड को हम लोग बेटा होम ट्रेड भी बोलते हैं। ओके। तो प्रॉपर मीनिंग क्या है इंटरनल ट्रेड का? जो बिजनेस हमारी कंट्री के अंदर होता है, हमारी कंट्रीज के अंदर होता है, जैसे कि स्टेट टू स्टेट के बीच में हो गया या सिटी से सिटी के बीच में हो गया, मतलब कंट्री के अंदर ही होना है, कंट्री से बाहर नहीं जाना। अगर वो कंट्री से बाहर चला जाएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल ट्रेड हो जाएगा, मतलब वो इंटरनेशनल लेवल पर हो जाएगा। और अगर वो कंट्री के अंदर हो रहा है तो वो इंटरनल ट्रेड है, अभी वो नेशनल लेवल पर हो रहा है। ओके बेटा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फीचर ऑफ इंटरनल ट्रेड। अब इसमें फीचर्स क्या बताए गए हैं? पहला फीचर बताया गया है ट्रेड विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री। मतलब कि जो बिजनेस हम लोग कंट्री की बाउंड्री के अंदर कर रहे हैं, मतलब एक कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, सभी कंट्रीज की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक कंट्रीज की। ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम उसको इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। ठीक है। अगर वो कह रहा है अगर ये वाला बिजनेस कंट्रीज की बाउंड्रीज के बाहर होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉरेन ट्रेड भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि हमने कंट्री से बाहर परचेज कर लिया तो इंपोर्ट यूज़ कर दिया, अगर हमने कंट्री से बाहर सेल कर दिया तो वो एक्सपोर्ट बन जाता है। ठीक है ना। तो वो हमारा एक तरह से फॉरेन ट्रेड में आ जाता है। तो उसके बाद है फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब इसका मीनिंग क्या है? कह रहा है जब भी आप किसी भी कंट्री में बिजनेस करते हो, किसी भी कंट्री में बिजनेस करते हो, तो उस कंट्री में जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, जो भी गुड्स की या सर्विसेज की मूवमेंट है वो फ्रीली होती है। मतलब अगर मान लो मैं जैसे पानीपत में बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं करनाल में बिजनेस कर रहा हूँ, या मैं हरियाणा में कहीं भी बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं अपने गुड्स को या सर्विस को कहीं और भी मैं क्या कर सकता हूँ? मूव कर सकता हूँ। जैसे हरियाणा टू दिल्ली या दिल्ली टू पंजाब, कहीं भी कर सकता हूँ, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर डीलिंग इन लोकल करेंसी। अब यहाँ पर हम लोग जो बिजनेस करते हैं तो उसमें बेटा करेंसी का यूज़ तो होगा। बिजनेस हम लोग क्यों करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, इनकम कमाने के लिए। तो वो जो बिजनेस में जो पैसा कमाते हैं, जो प्रॉफिट कमाते हैं, वो हम करेंसी के थ्रू कमाते हैं। ठीक है। अब जब हम इंटरनल ट्रेड इंटरनल ट्रेड करते हैं तो बेटा उसमें करेंसी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। हम यहाँ पर जो करेंसी यूज़ करते हैं ना, वो बेटा हम नेशनल करेंसी यूज़ करेंगे। तो इंडिया में कौन सी करेंसी चलती है? रुपीस। ठीक है ना। जो इंडियन रुपीस है उसमें हम लोग डीलिंग करते हैं, पेमेंट्स देते हैं, पेमेंट्स लेते हैं, इस तरह से। स्पेशल एक्ट टू सेटल डिस्प्यूट। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि अगर मान लो बिजनेस करते करते कोई ऐसा कुछ झगड़ा हो जाता है किसी बात को लेकर, ठीक है, तो उस झगड़े को हम लोग उस झगड़े का कैसे निपटारा करेंगे? तो इन्होंने बोला है कि यहाँ पर झगड़े का निपटारा कैसे होगा? सेल ऑफ गुड्स एक्ट आर एप्लीकेबल। यहाँ पर कौन सा एक्ट लगेगा? सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। ठीक है बेटा।
तो 2 पॉइंट्स हमारे ये वाले हो गए। उसके बाद है टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। अब बेटा यहाँ पर 3 टाइप्स के बता रखे हैं इंटरनल ट्रेड। एक हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, एंड द सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल, एंड द थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। इसमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, डायरेक्ट ट्रेड और इनडायरेक्ट ट्रेड, और उसमें 3 पॉइंट्स बता रखे हैं, लोकल, स्टेट एंड द नेशनल। उसके बाद इसमें क्या है, होलसेल एंड रिटेल। ठीक है बेटा, अब हम रिलेशनशिप के बारे में बात करें। डायरेक्ट ट्रेड ये क्या होता है? डायरेक्ट ट्रेड का मीनिंग होता है जब हम कोई भी गुड्स सेल करते हैं या परचेज करते हैं फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। ठीक है, जब हम सीधा किसी बिजनेसमैन से बात करते हैं या किसी मैन्युफैक्चरर से बात करते हैं तो बेटा उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट ट्रेड। अब यहाँ पर आप पढ़ के देख लो, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इन्होंने देखो एक डायग्राम भी बना रखा है यहाँ पर कि प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर मतलब जो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, हम वो क्या कर रहा है, वो सीधा कस्टमर से बात करता है। मतलब कस्टमर सीधा किससे बात करेगा? प्रोड्यूसर से। जो बीच के जो मिडल मैन होते हैं ना, होलसेलर, रिटेलर, उनसे बात नहीं करता, उनसे कोई डीलिंग नहीं करता। तो अगर हम सीधा प्रोड्यूसर आकर सीधा कस्टमर को सेल कर रहा है या कस्टमर प्रोड्यूसर से सीधा परचेज कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट ट्रेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट ट्रेड। यहाँ पर इन्होंने लिखा भी हुआ है, इट हैज़ ऑफ्टन बीन ऑब्जर्व दैट देयर आर सर्टेन मीडिएटर्स इन द इंटरनल ट्रेड, क्योंकि यहाँ पर 2 तरह के मीडिएटर्स बता रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो प्रोड्यूसर है अपनी गुड्स किसको बेचेगा? होलसेलर को। होलसेलर फिर किसको बेचेगा? रिटेलर को। फिर आगे रिटेलर क्या बेचेगा? कस्टमर को बेचेगा। तो डायरेक्ट ट्रेड में क्या होगा? कस्टमर सीधा किससे परचेज करेगा? प्रोड्यूसर से। तो वो क्या है? डायरेक्ट ट्रेड। उसके बाद है, अब यहाँ पर क्या बोला गया है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? कह रहा नो आर्टिफिशियल स्किर्सिटी ऑफ गुड्स। अब ये क्या बोला? कह रहा है जब हम गुड्स को सोल्ड करते हैं मीडिएटर के थ्रू तो कभी कभी क्या होता है, जो स्टॉक है गुड्स का, ठीक है, एंड द क्रिएट आर्टिफिशियल स्केर्सिटी इन दिस वे दे अर्न द अनडिजायरेबल प्रॉफिट। वो क्या करते हैं, कभी कभी वो गुड्स को ना स्टॉक कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई मिडल मैन आ गया, उसने जान के ना गुड्स को रोक लिया। अब जब वो गुड्स को रोकेगा तो ऑब्वियस है डिमांड बढ़ जाएगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो फिर वो क्या करेगा? उस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा और वो फिर ज़्यादा प्राइस करके उस गुड्स को बेचेगा, जिससे वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेता है। तो इसमें ये प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, उसके बाद है रिसिप्ट ऑफ ओरिजिनल गुड्स बाय द कंज्यूमर। ठीक है, अब अगर हम डायरेक्ट ट्रेड यूज़ करते हैं तो हमारे मन में एक विश्वास आ जाता है, एक बिलीव बन जाता है कि भाई हम लोग जो कंपनी से गुड्स परचेज करें ना या सीधा मैन्युफैक्चरर से गुड्स ले रहे हैं, तो हमारे मन में विश्वास बन जाएगा कि हमें जो भी चीज़ मिली है ना वो बिल्कुल ओरिजिनल मिली है, वो डुप्लीकेट नहीं है। अगर हम किसी होलसेलर से या किसी रिटेलर से लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक मतलब कहने का इशू रहता है कि यार ये चीज़ हमें डुप्लीकेट तो नहीं मिली। अगर हम डायरेक्ट कंपनी से कोई गुड्स परचेज करते हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि कंपनी ने हमें ओरिजिनल दी है ना। उसके बाद है डबल प्रॉफिट टू प्रोड्यूसर। अब बेटा देखो, अगर प्रोड्यूसर सीधा इनको बेचेगा तो इनका जो प्रॉफिट है ना, जो इनका जो प्रॉफिट, इसको देखो, इसको बेच रहा है, प्रॉफिट तो होगा, लेकिन इनका जो प्रॉफिट हो रहा है ना, तो सारा प्रॉफिट तो नहीं, लेकिन कुछ शेयर वो अपने पास रख लेगा। ठीक है, इनको जो प्रॉफिट होना था कुछ प्रॉफिट इसको हो गया, तो इसको ये भी फायदा हो गया, इसको भी प्राइस कम मिल गया और इसको भी प्रॉफिट ज़्यादा हो गया। ठीक है, उसके बाद है अवेलेबल ऑफ गुड्स एट लोअर प्राइस टू कंज्यूमर। वही देखो, अब ये जो गुड्स है ना, कस्टमर को मान लो कोई गुड्स है यहाँ पे 100 रुपीज़ की है, इसके पास गई उसने 150 कर दिया, फिर इसके पास गई इसने 170 कर दिया, फिर इसके बाद जब गुड्स गई तो इसको 200 की मिली। तो अगर ये सीधा इससे गुड्स ले तो हो सकता है भाई, हो सकता है यहाँ पर 100 की तो ना मिले लेकिन 120 150 की मिल जाए, तो कुछ तो बेनिफिट इसको होगा ना। अगर वो डायरेक्टली इससे ले रहा है तो चलो 200 की तो पहले ले ही रहा था वो, तो 200 की उसको ना मिले, हो सकता है उसको 150 की मिले, 120 की मिले। ठीक है, तो उसको ये भी फायदा हो जाएगा। उसके बाद है बेटा बेनिफिट ऑफ कैश सेल्स टू प्रोड्यूसर।
अब बेटा देखो प्रोड्यूसर जब इसको बेचेगा ना तो बेटा उधार तो होगी होगी, फिर आगे ये इसको उधार देगा, फिर आगे ये इसको उधार दे सकता है, ये इससे कैश ले सकता है। लेकिन जब ये इससे कुछ परचेज करेगा ना तो 90% कैश में खरीदेगा और ये इसको कैश में सेल करेगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो में।